दोस्तों पिछले कुछ समय से साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बज़ थी कि 12 मई 2022 को कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। हम सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे कि आखिर हमारी मिल्की वे के सेंटर में क्या है। ये सवाल हमें दशकों से परेशान कर रहा था, पर अब हमें इसका जवाब फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ मिल चुका है। अब जरा इसे देखिए, ये है मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की पहली फोटो, जिसे द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से लिया गया है। अब दोस्तों, ब्लैक होल तो लाइट को एमिट करता ही नहीं है, तो फिर वैज्ञानिकों ने ये फोटोग्राफ कैसे खींची? आखिर इस फोटोग्राफ में ऐसा भी क्या खास है कि दुनिया भर में इतना बवाल मचा हुआ है? और इस डिस्कवरी के हम इंसानों के लिए क्या मायने हैं, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं वो हमारे मिल्की वे के बीचों बीच मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ यह है कि एक ब्लैक होल तो लाइट को एमिट करता ही नहीं है, तो फिर ये फोटोग्राफ किस चीज की है? वेल दोस्तों, इस फोटो में दिख रहा है येलो और ऑरेंज कलर असल में ब्लैक होल के अराउंड घूमता हॉट प्लाज्मा है। ये फोटो इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये इंसानों द्वारा ब्लैक होल की खींची गई सिर्फ दूसरी फोटो है। जी हाँ दोस्तों, इसे द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से खींचा गया है और इसकी डिस्कवरी का श्रेय भी वैज्ञानिकों के उसी टीम को जाता है जिसने इससे पहले साल 2019 में मेशियर 87 ब्लैक होल की फोटो ली थी। लेकिन यार वेट ए मिनट, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमने अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल की फोटो लेने से पहले हमसे काफी दूर स्थित दूसरी गैलेक्सी के ब्लैक होल की फोटो कैसे ले ली? वेल, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की वेबसाइट पर हमें M87 और सेजिटेरियस ए स्टार का कंपैरिजन देखने को मिलता है, जिससे कि हम अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। दोस्तों, मेसियर 87 पृथ्वी से 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, जबकि सेजिटेरियस ए स्टार की दूरी कुछ 26,000 लाइट ईयर्स की ही है। एक तरफ जहां सेजिटेरियस ए स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में 40 लाख गुना ज्यादा मैसिव है, तो M87 सेजिटेरियस ए स्टार से भी 1000 गुना ज्यादा मैसिव है। और यही कारण है कि पृथ्वी से देखने पर सेजिटेरियस ए स्टार और M87 में साइज का कोई खासा अंतर नहीं दिखाई देता। अब यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मिल्की वे के सेंटर और हमारे बीच में डस्ट और डेब्रिस का अंबार लगा हुआ है और इसकी दूसरी तरफ हम विजिबल लाइट की मदद से तो नहीं देख सकते। इंफ्रारेड रेडिएशन में देखने पर हमें मिल्की वे के सेंटर के पास काफी सारे स्टार्स दिखाई देते हैं जिनकी ऑर्बिटल स्पीड लाइट की स्पीड के 8% तक पहुंच जाती है। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहे हैं जो बेहद ही विशालकाय और मिस्टीरियस है। अब जरा ये देखिए, यहाँ पर हमें ये चमकदार ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसकी फ्लिकरिंग एक नॉर्मल स्टार से काफी ज्यादा अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार यही सेजिटेरियस ए स्टार है। अब यहाँ ये ब्राइटनेस ब्लैक होल की नहीं है, बल्कि उसको ऑर्बिट करते सुपर हॉट प्लाज्मा की है, जो आगे चलकर उसी के अंदर समाने वाला है और इसके अंदर एक सिंगुलैरिटी के फॉर्म में हमेशा के लिए रह जाने वाला है। वैसे दोस्तों, हमारा सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल अपनी साइज के हिसाब से कुछ खास खतरनाक नहीं है। ये अपने आसपास के मैटर को बहुत कम ही कंज्यूम करता है और इसके अराउंड की एक्रीशन डिस्क भी इतनी बड़ी और चमकदार नहीं है। दूसरी ओर M87 की एक्रीशन डिस्क काफी ज्यादा बड़ी है और बेहतर तरीके से विजिबल होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स, यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। और तो और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिन्नो मिस्ट, आर यू?
अब यहाँ हमें ये फैक्ट भी नहीं बोलना चाहिए कि सेजिटेरियस ए स्टार से 1000 गुना ज्यादा मास होने के कारण M87 के चारों तरफ मौजूद ऑब्जेक्ट्स को इसकी ऑर्बिट करने में भी 1000 गुना ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से देखने पर हमें M87 ज्यादा स्टेबल दिखाई देता है, जबकि सेजिटेरियस ए स्टार का एनवायरनमेंट तो हर पल बदलता ही रहता है। नाउ आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि हम इंसानों ने सेजिटेरियस ए स्टार से पहले M87 की फोटोग्राफ कैसे हासिल कर ली। लेकिन यार सवाल तो यह है कि आखिर हम ब्लैक होल की फोटोग्राफ को कैसे हासिल कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ब्लैक होल्स हमारी पृथ्वी और हमारे सूरज के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन आसमान में ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट दिखाई देता है। अब अगर हम आसमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और सेजिटेरियस ए स्टार को देखने का कंपैरिजन करें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम चांद मान सकते हैं और सेजिटेरियस ए स्टार को मून की सरफेस पर पड़ा 10 रुपए का सिक्का। यानी कि हमारी पृथ्वी से दिखने वाले आसमान में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 11 अरब गुना ज्यादा छोटा दिखाई देता है। अब जरा सोच कर देखिए कि वैज्ञानिक इतने छोटे ऑब्जेक्ट को ऐसे ही अपने आंखों से देख लेते होंगे। वेल दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक होल की फोटोग्राफ हम विजिबल लाइट पर वर्क करने वाले टेलीस्कोप से नहीं खींच सकते। इसके लिए हमें रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होती है। अब इनमें आम टेलीस्कोप्स की तरह लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये कुछ हमारे घरों में लगी टीवी वाली छतरी जैसी होती है, लेकिन साइज में काफी ज्यादा बड़ी। अब जब एक ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क रेडियो सिग्नल्स को एमिट करता है तो ये चारों डायरेक्शन में प्रोपगेट हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी इन ब्लैक होल से काफी दूर है तो ये सिग्नल्स यहाँ तक आते आते प्लेन और पैरेलल हो जाते हैं और इन्हें प्लेन वेव्स कहा जाता है। अब एक रेडियो टेलीस्कोप कुछ इस तरह से मोशन करता है। अब जब ब्लैक होल से आती रेडियो वेव्स जब डायरेक्टली टेलीस्कोप के रेडियो सोर्स पर पड़ती है तो इन सभी के रेडियो सोर्स से टकराने का टाइम इंटरवल सेम होता है। ऐसे में हमें ब्लैक होल की शार्प इमेज मिल सकती है। पर अगर हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स डायरेक्टली ब्लैक होल की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ रेडियो वेव्स को रेडियो सोर्स से टकराने में एवरेज से ज्यादा समय लगेगा और इमेज की क्वालिटी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगी। अब भाइयों, हम ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि ब्लैक होल से आने वाली रेडियो वेव्स एग्जैक्टली किस डायरेक्शन से आने वाली है, और बस इसीलिए हमें बैक एंड फोर्थ मोशन करते हुए रेडियो टेलीस्कोप से ही काम चलाना होता है। और इसी कारण से हमारे लिए एक ब्लैक होल की फोटो क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। अब अगर हम एक ब्लैक होल की शार्प इमेज चाहते हैं और ब्लैक होल की रिंग्स को देखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। पहला ऑप्शन है टेलीस्कोप की द्वारा कैप्चर की जा रही रेडियो वेव्स की वेवलेंथ को कम कर देना। लेकिन यार यहाँ पे दिक्कत यह है कि कम वेवलेंथ के कारण इन रेडियो सिग्नल्स को हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही ब्लॉक मार देता है और ये सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते। अब जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो कुछ टेढ़ा है, लेकिन हम फिलहाल इसी का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम अपनी पृथ्वी के डायमीटर की साइज का ही एक टेलीस्कोप बना लेते हैं तो हमें ब्लैक होल की क्लियर इमेज मिल सकती है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेजिटेरियस ए स्टार और M87 की डिस्कवरी के लिए हमने इसी मेथड का यूज किया है। तो क्या हम पृथ्वी की साइज का टेलीस्कोप डेवलप कर चुके हैं? वेल, फिलहाल तो नहीं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंसानी दिमाग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हमें ब्लैक होल की शार्प इमेज लेने के लिए पृथ्वी की साइज के टेलीस्कोप की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर फैले टेलीस्कोप्स की जरूरत है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और सेम टारगेट पर फोकस कर सके। अब विकिपीडिया पे पब्लिश इस आर्टिकल के अनुसार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है बल्कि दुनिया भर में फैले रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। सेजिटेरियस ए स्टार की फोटोग्राफ लेने के लिए इन सभी टेलीस्कोप्स को एक साथ इसकी तरफ अलाइन कर दिया गया था। ये सभी टेलीस्कोप्स अपनी अपनी जगह से सेजिटेरियस ए स्टार से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करते रहे, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम सामने आती है। अब दोस्तों, अगर हमारे पास एक ही टेलीस्कोप होता है तो उसके रेडियो सोर्स तक पहुंची सारी रेडियो वेव्स को उसके सामने लगे रिसीवर पर डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और वो वहां पर मर्ज हो जाती है। पर यार, इतने सारे टेलीस्कोप्स के लिए हम सिंगल रिसीवर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो फिर आखिर हम इन सभी टेलीस्कोप्स के सिग्नल से एक ही इमेज को कैसे क्रिएट कर पाए हैं?
वेल दोस्तों, इनमें से हर एक टेलीस्कोप जो भी सिग्नल कैप्चर करता है वो उसकी इंफॉर्मेशन को उसके कैप्चर टाइम के साथ सेव करता जाता है। अब इन सारे डेटा का स्टोरेज पेटाबाइट्स में पहुंच जाते हैं और इन्हें हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करके एक सेंट्रल लोकेशन तक ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सभी टेलीस्कोप्स के डेटा को एनालाइज किया जाता है और आपस में सुपर इम्पोज करके ब्लैक होल की इमेज को क्रिएट की जाती है। लेकिन इनको सुपर इम्पोज करना इतना भी इजी नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक बस 2 टेलीस्कोप्स का डेटा उठाकर उसको एक के ऊपर एक रख देते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको इन टेलीस्कोप्स के बीच की डिस्टेंस को भी कंसीडर करना होगा। अब मान लीजिए कि एक टेलीस्कोप इंडिया में है और दूसरा जापान में, तो इंडिया वाले टेलीस्कोप तक रेडियो वेव्स पहले पहुंच गई थी और जापान वाले तक बाद में पहुंची थी। अब इस कारण से यहाँ टाइम डिले भी क्रिएट हो गया, जिसके चलते हमें इस दूरी को भी कंसीडर करना पड़ता है। अब कई सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के बाद सभी टेलीस्कोप्स के डेटा को सेम वेव फ्रंट पर लाया जाता है और उसमें इसका रिजल्ट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के फॉर्म में मिलता है। इंटरफियरेंस के कारण बनने वाली अलग अलग बैंड्स को हम फ्रिंजेस कहते हैं। अगर 2 टेलीस्कोप्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो इनके बीच वाइड फ्रिंजेस बनती है और ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद टेलीस्कोप्स के बीच नैरो फ्रिंजेस बनते हैं। इसे हम इंटरफियरेंस पैटर्न भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर 2 टेलीस्कोप्स का पेयर हमें एक इंटरफियरेंस पैटर्न देता है। चलिए इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास A, B और C 3 टेलीस्कोप्स हैं, तो A और B का पेयर एक इंटरफियरेंस पैटर्न देगा, B और C दूसरा और A और C से तीसरा मिलेगा। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद हमें एक इमेज मिलेगी जो कि हमारे ब्लैक होल की इमेज होगी। सेजिटेरियस A स्टार की इमेज को भी कुछ इसी तरह दुनिया के सभी टेलीस्कोप पेयर्स के इंटरफियरेंस पैटर्न को कंबाइन करके बनाया गया है। मतलब कि भाई सर को चकरा देने वाली प्रोसेस है ना। वेल, इसीलिए तो इस प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिक अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और हम मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल की फोटोग्राफ ले चुके हैं। इस डिस्कवरी ने हमें अपनी गैलेक्सी के बारे में गहराई से जानने का मौका दिया है। ब्लैक होल्स, जो कि यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, उनकी मिस्ट्रीज को सुलझाने की तरफ ये हमारा दूसरा बड़ा कदम है और ये हम इंसानों की लगातार बढ़ती नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोटोग्राफ को देखने के बाद। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा ये हमें जल्द ही पता चलेगा। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि ब्लैक होल्स अपने अंदर से कौन सी चीज़ बाहर निकालती है। नंबर 1 हॉकिंग रेडिएशन, नंबर 2 रेडियो वेव्स, नंबर 3 एक्स रेज या फिर नंबर 4 गामा रेज। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।